हम्म, सब ठीक है एकदम। ठीक। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के लिए। सीटेट की परीक्षा होने वाली है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर पास कैसे हो, इतने कम समय में तैयारी नहीं हुई है। तो उनके लिए हम 5 टिप्स ऐसे लेकर आए हैं, बहुत ही अचूक तरीके हैं जिनसे आप लोग बहुत आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं, और वो भी अच्छे नंबरों के साथ। तो क्या है, पहले हम जान लेते हैं इसकी समरी पूरी, क्या डिटेल है इसकी। देखिए 150 नंबरों की हमारी परीक्षा होती है, पूर्णांक होता है 150 नंबर का। सीटेट का जो पेपर है टोटल 150 नंबर का होता है। समय रहता है आपका 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में बहुत आसानी से पेपर हो जाता है। थोड़े क्वेश्चंस लंबे होते हैं, पेडागोजी अधिक होती है। ठीक, 150 क्वेश्चनों में 75 प्लस 75 जो पेपर होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 75 प्लस 75, यानी कि 75 नंबर की पेडागोजी होगी और 75 नंबर होंगे आपके सिलेबस से। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको निश्चिंत होकर पूरा पेपर हल करना है। ठीक है, अब जो 75 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से हैं, अगर आप हमारी इस 5 टिप्स को, जो 5 तरीके हैं हमारे 5 टिप्स हैं, इन्हें अगर आप समझ लेंगे, पांचों तरीकों को बगैर वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखते रहेंगे, तो इन 75 नंबर में गारंटी करते हैं आप जो है 60 से 65 तक स्कोर बहुत आसानी से कर देंगे। इस 75 क्वेश्चनों के जो पोर्शन है पेडागोजी का, इसमें 60 से 65 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। और जो 75 नंबर हमारे सिलेबस से हैं, अगर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट किया दिमाग के लिए, तो 75 क्वेश्चनों में आप क्वेश्चन जो है 50 प्लस बहुत आसानी से ले आएंगे। ठीक है, तो अगर 60 से 65 क्वेश्चन आपने इधर हल कर लिए और 50 प्लस क्वेश्चन इधर हल कर लिए, तो 60 और 50 मिलाकर आपका 110 स्कोर हो गया। और अगर 65 इधर से कर दिए, 50 इधर से कर दिए, तब तो स्कोर हो गया आपका 115। यानी कि आप कितना भी कम कर लेते हैं तब भी आप जो है 100 प्लस जाएंगे। यानी कि चाहे ओबीसी एससी एसटी के हो या जनरल के हो, आप बहुत आसानी से सीटेट की परीक्षा पास कर लेंगे। लेकिन आपको समझना होगा ये 5 तरीके हैं कौन से। ठीक, तो हमारी 150 नंबर की परीक्षा है, 75 में से आपको 60 से 65 लेके आने हैं पेडागोजी में। पेडागोजी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखती है। अब जो 75 क्वेश्चन होते हैं सिलेबस के, महत्वता यहाँ पे भी है, लेकिन इन 75 क्वेश्चन में आप 50 कैसे लेकर आएंगे और इस 75 में आप 60 से 65 कैसे लेके आएंगे, इसको हम लोग समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। 5 टिप्स हैं। पहली टिप्स देखिए क्या है हमारी। पहला पॉइंट है हमारा, पहली टिप्स है कि बच्चा प्राथमिकता में होना चाहिए और अध्यापक बाद में। यानी कि कक्षा में जो आप टीचर हैं और सामने बच्चे, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हमें बच्चे को प्राथमिकता देनी है, बच्चे के कार्य को प्राथमिकता देनी है। और हमारा स्थान जो है, स्वयं का स्थान, जो हम टीचर है, हमारा स्थान बच्चे के बाद आता है। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न आते हैं, अगर कोई भी प्रश्न ऐसा आया कि बच्चा स्कूल नहीं आया पढ़ने के लिए, तो आप अगले दिन क्या करेंगे? बच्चे को डांटेंगे, बच्चे को मारेंगे, या बच्चे के प्रयास करेंगे जानने का कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया, या किसी अन्य कारण से। तो इस तरीके का कोई जवाब आता है, कोई प्रश्न आता है, तो आपका उसका जवाब ऐसा देना है जहां पे बच्चे को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, यानी कि उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, बच्चा क्यों नहीं आया, और कुछ नहीं करना है। ठीक, बच्चे ने कोई कक्षा में शोर शराबा कर दिया है, या बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तो आपको उनको पीटना नहीं है, बिल्कुल नहीं पीटना है। शालीनता के साथ उनके साथ पेश आना है, पूछना है कि भाई आप क्यों शैतानी कर रहे हैं, उन्हें शांति से बैठाइए, बैठने का सुझाव दीजिए, लेकिन बिल्कुल डांटना नहीं है, बिल्कुल पीटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यानी कि आप टीचर हैं तो पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपने बच्चे को डांटा तो समझ लीजिए कि आपका हो गया घाटा। बच्चे को डांटा तो हो गया आपका घाटा। तो नहीं, बच्चे को नहीं तो डांटना है, नहीं तो घाटा लेना है। तो ये बात समझ लीजिए कि बच्चा प्राथमिकता में होना चाहिए, अध्यापक बाद में होना चाहिए। ठीक, ऐसा कोई भी विकल्प, जिस विकल्प में बच्चे के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है वही विकल्प आपका सही होगा। ठीक, अध्यापक के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है वो विकल्प आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, दूसरी बात आती है नकारात्मक और सकारात्मक वाली। ठीक, ऐसे विकल्प जिनमें नकारात्मक बात कही जा रही है वो विकल्प बिल्कुल गलत होते हैं, और जिनमें सकारात्मक बात कही जाती है वही विकल्प बिल्कुल सही होते हैं। अगर प्रश्न ही नकारात्मक है, अगर प्रश्न ही नकारात्मक है, जैसे उन्होंने कोई प्रश्न दिया और उसमें आ गया कि ऐसा कोई विकल्प बताइए जो ये कार्य नहीं होता हो, ऐसा कोई कार्य नहीं होता हो, अगर प्रश्न में ही नहीं दिया हुआ है तभी आप नकारात्मक वाला विकल्प चुनेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको कौन सा विकल्प चुनना है? सकारात्मक वाला। तो बहुत सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, अगर आपने बहुत सारे प्रश्न दिए हुए होंगे,
उस सारे प्रश्नों को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको लगा कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सकारात्मक बात कही जा रही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है प्रश्न के बारे में, जिस विकल्प में बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो वही विकल्प हमारा सही होगा। अर्थात सकारात्मक क्वेश्चन की तरफ में बढ़ना है, सकारात्मक आंसर की तरफ बढ़ना है। नेगेटिव बात बिल्कुल जायज नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन ऑप्शनों पे नहीं जाना है। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, सबसे समझने वाली चीज है बड़ा वाला आंसर। ठीक है, अगर आपके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा वाला आंसर, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न में क्या करें, ना तो हमें ये लग रहा है कि बच्चे को प्राथमिकता दी जा रही है, ना हमें ये लग रहा है कि अध्यापक बाद में आएगा, बच्चा पहले आएगा, ना हमें नकारात्मक ना सकारात्मक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस प्रश्न का ऑप्शन सबसे बड़ा होगा, जिस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 4 ऑप्शनों में जो ऑप्शन सबसे बड़ा लगे, आपके लिए सबसे लंबा लगे, यानी कि वही ऑप्शन 90% लगभग सही होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर इन दोनों मेथडों में से हमारी कोई भी टिप्स काम में नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, जो ऑप्शन सबसे लंबा होगा उसी विकल्प को हम लोग लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर उत्तर, प्रश्न का उत्तर देते समय हमेशा हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है, आपके लिए नेगेटिव आंसर नहीं देना है। तो बड़ा वाला आंसर या तो देंगे या फिर पॉजिटिव बात, जिसमें आपको पॉजिटिव बात कही जा रही है, बिल्कुल बच्चे के पक्ष में बात कही जा रही है। ठीक है, पूरा पेपर ही बच्चे पर आधारित होता है, उस पेपर को ध्यान में रखते हुए हमें सारे प्रश्नों का जवाब देना है। तो जहां पॉजिटिव बात कही जा रही है वही विकल्प बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नेगेटिव बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब पॉजिटिव बातें और नेगेटिव बातें होती कौन सी, इन्हें हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो हमारे पॉजिटिव शब्द और नेगेटिव शब्द होते क्या है। ठीक है, देखिए यहां से बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, देखिए अवसर देना, पॉजिटिव शब्द होते हैं, जैसे पहला है अवसर देना, कोई ऐसा विकल्प जहां बच्चे को कार्य करने के लिए, सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए अवसर दिया जा रहा है, तो वही विकल्प आपका सही होता है। अवसर देने वाले विकल्प हमेशा सही होते हैं। बच्चे के लिए अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अवसर दीजिए, उसे सीखने का अवसर दीजिए, उसे समझने का अवसर दीजिए, कक्षा में गतिविधियों में शामिल होने के लिए अवसर दीजिए, तो ऐसे विकल्प हमेशा सही होते हैं। ठीक है, दूसरा चर्चा में शामिल करना, अगर किसी टॉपिक को आप समझा रहे हैं, कोई बच्चा भले ही कितनी बड़ी शैतानी कर रहा हो, बिल्कुल ना समझ रहा हो, फिर भी आपको क्या करना है, उसे चर्चा में शामिल करना है। ठीक है, किसी भी बात के लिए उसे चर्चा में शामिल करना, क्योंकि चर्चा के द्वारा बच्चे अधिक अच्छे से सीखते हैं। और अगर उन्हें बच्चे शैतानी कर रहे हैं, उन्हें कक्षा में उनसे कह दिया, एक टॉपिक दे दिया, उनसे कहिए कि इस टॉपिक पर चर्चा करें, तो बच्चे शैतानी करना भी बंद कर देंगे और उस टॉपिक पर चर्चा करने लगेंगे। तो ऐसे विकल्प बिल्कुल सही होते हैं जिन विकल्पों में चर्चा में शामिल करने की बात कही जा रही है। ठीक है, तीसरा प्रोत्साहन देना, बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उसके ऐसा कोई विकल्प जिस विकल्प में आपको प्रोत्साहन देने जैसी बात कही जा रही है, बच्चे को शाबाश, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए वाहवाही करना, उसकी तारीफ करना, ऐसे विकल्प हमेशा सही होते हैं, वही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, फिर है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता से तो 100% कम से कम 5 से 10 प्रश्न आते हैं पेपर में। ठीक है, सृजनात्मकता ऐसा टॉपिक है जहां से 5 से 10 प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं। ठीक है, तो सृजनात्मकता ऐसा विकल्प जहां जिसमें सृजनात्मकता की बात कही जा रही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बच्चा सृजन कर रहा है, नई नई खोजें कर रहा है, तो वो विकल्प हमेशा सही होता है। तो ऐसे विकल्प को आपको जरूर चुनना है। ठीक है, फिर करें करके सीखने को बल देना, ऐसा विकल्प जहां बच्चे को कार्य करके सीखने पे बल दिया जा रहा है, मतलब प्रैक्टिकल करने पे बात कही जा रही है कि आप प्रैक्टिकल करके सीखिए, तो वो विकल्प हमेशा सही होता है। तो आपको ऐसे ही विकल्पों का चयन करना है। फिर करें अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और चित्र, ऐसा विकल्प जो अर्थपूर्ण हो, ठीक, ऐसा विकल्प जो भावपूर्ण हो या चित्रों के माध्यम से आपको प्रदर्शित करने की बात की जा रही है, चित्रों के माध्यम से आपको समझाने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए, जैसे आप चित्रों के माध्यम से बच्चे को कोई टॉपिक समझाना चाह रहे हैं, चित्र के माध्यम से कोई ऐसी चीजें, भौगोलिक स्थिति वगैरह या वातावरण बाहर का जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो ऐसा विकल्प हमेशा सही होता है। ऐसे ही विकल्प का आपको चयन करना है। भावपूर्ण वाले विकल्प, जिस विकल्प में पूरे प्रश्न का भाव दिया हुआ हो, सार दिया हुआ हो, वही विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण होना चाहिए, जो बात आप प्रश्न में कहने जा रहे हैं उस बात के लिए अपने विकल्प में अर्थपूर्ण ढंग से पेश किया जा रहा हो, तो ऐसा विकल्प बिल्कुल सही होता है। ठीक है, फिर करें भ्रमण, आप किसी चीज को बच्चे को समझाना चाह रहे हैं तो उस चीज को आप भ्रमण के माध्यम से भी समझा सकते हैं। ठीक है, बच्चे के लिए पिकनिक पे ले जाना,
कई बच्चों के लिए टूर पे ले जाना, टूर पे या पिकनिक पे ले जाना या उन्हें भ्रमण के लिए ले जाना, तो उसके द्वारा बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके जो जिनमें भ्रमण की बात कही जा रही है उसी विकल्प के माध्यम से सही होते हैं, इसलिए ऐसे ही विकल्प को चयन करना है जहाँ भ्रमण की बात कही जा रही हो। कारण का पता लगाना, अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, पढ़ने में असमर्थ है या अन्य बच्चों से अलग है, तो उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, कक्षा से बाहर नहीं निकालना है, बेंच पे खड़ा नहीं करना है, हाथ ऊपर करके नहीं खड़ा करना है, कुछ कार्य नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसके कारण का पता लगाना है कि वो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। तो हमेशा वही विकल्प सही होता है जहां कारण का पता लगाया जाता है। ठीक है। विभिन्न गतिविधि वाला विकल्प, ऐसा विकल्प जिसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को समझाने की बात कही जा रही है, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है विभिन्न गतिविधियों से, तो वही गतिविधि वाला ही विकल्प हमेशा सही होता है। तो ये बातें आप गांठ बांध लीजिए, ये ऐसे टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप परीक्षा को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। नेगेटिव शब्द, ये नेगेटिव शब्द होते हैं जिनके माध्यम से विकल्प हमेशा गलत होते हैं। रटने पर बल देना, ऐसा विकल्प जहां रटने पर बल दिया जा रहा हो वो बिल्कुल गलत होता है। ऐसा विकल्प आपको चयन नहीं करना है, बच्चे को रटाना नहीं है, उसको समझाना है। कठोर नियम, बच्चे के लिए जहां कठोर नियम बनाए जा रहे हो, बच्चे के लिए कभी भी कठोर नियम नहीं बनाने हैं। ठीक, कंठस्थ कराना, बच्चे को कोई भी चीज उसे रटने पे बल नहीं देना है, उसे कंठस्थ नहीं करनी है, उससे कहना आपको समझना है इस चीज के लिए। प्रैक्टिकल समझिए, बच्चा जितनी अच्छी तरह से वस्तुओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से या किसी स्लाइड के माध्यम से सीखता है, इसीलिए उसे कंठस्थ कराने पे बल नहीं देना है। ठीक है, बच्चे को दंड नहीं देना है, ऐसा विकल्प जहां दंड देने की बात कही जा रही है बिल्कुल आपका चयन नहीं करना है। बच्चे को पीटना नहीं है, किसी भी कार्य के लिए नहीं पीटना है, सिर्फ उसके कारण का पता लगाना है। मान लीजिए वो किस कारण से ऐसा कार्य कर रहा है, उसे पीटना नहीं है। प्रधानाचार्य जी से परामर्श लेना, कोई बच्चा शैतान है, आप उसे डील नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी भी अपनी अयोग्यता को प्रदर्शित आपको नहीं करना है, प्रधानाचार्य से कभी भी परामर्श नहीं लेना है। अपने मानसिक बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से उसे समझिए कि वो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है, उसके अभिभावक से जानने का प्रयास करिए। ठीक है, लेकिन प्रधानाचार्य जी से कभी भी इस बात पर डिस्कशन नहीं करना है। ठीक, ऐसे विकल्प हमेशा गलत होते हैं। ठीक, कम नंबर देना, बच्चा आपका होमवर्क नहीं करके ला रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, कक्षा में बहुत शैतानी कर रहा है, आप उसे कम नंबर दे देंगे, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा विकल्प का चयन हमें नहीं करना है जहां कम नंबर देने की बात कही जा रही है। फिर केवल मात्र एक ही विकल्प, उसके लिए किसी बच्चे की असमर्थता के लिए कोई समाधान नहीं है, लेकिन केवल एक मात्र ही विकल्प दिया हो, ऐसा कोई विकल्प जिसमें लिखा हो केवल एक मात्र विकल्प, तो वो विकल्प हमेशा गलत होता है। ऐसे विकल्प का चयन नहीं करना है। ठीक है। फिर आता है व्याख्या करना, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा दे दिया, कहा बच्चे से कि बच्चे से कह दिया आपने व्याख्या करिए, तो बच्चा व्याख्या कैसे करेगा। बच्चे से अगर उस चीज के बारे में जानना है, जैसे हमें सूर्य के बारे में जानना है, तो बच्चे से पूछिए कि बेटा इस चीज के बारे में आप जानते हैं, तो जो भी जानते हैं वो चीज बता दो। ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं, आप उन्हें बताइए, लेकिन बच्चे को कभी ये नहीं कहना है कि बेटा आप इस चीज की व्याख्या करके दीजिए। ठीक, तो ऐसे विकल्प हमेशा गलत होते हैं। ये हमारे चौथे 4 टिप्स थे। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने 5वें टिप्स पर। 5वां हमारा क्या है? 5वां टिप्स है हमारा पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। ठीक है, पियाजे के बारे में हमेशा प्रश्न आते हैं, कोहलबर्ग के बारे में प्रश्न आते हैं, वाइगोत्स्की के बारे में प्रश्न आते हैं। अगर आप इनके बारे में पढ़ लेंगे इन 4-5 दिनों में, तो बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर को हल कर लेंगे। ठीक है, फिर भी कोई ऐसा विकल्प आता है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो तुक्का किस पे लगाएं? तो पियाजे पे लगाइए, कोहलबर्ग पे लगाइए और वाइगोत्स्की पे लगाइए। अधिकांशतः प्रश्न इन्हीं तीनों से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर है एनसीएफ 2005। ये एनसीएफ 2005 को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर इसे पढ़ लेंगे तो कम से कम आपके 5 प्रश्न जो है हमेशा सही जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे। तो एनसीएफ 2005 से प्रश्न जरूर आते हैं, जरूर आते हैं, जरूर आते हैं, इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा मूल्यांकन, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, बुद्धि से प्रश्न आता है, आनुवांशिक तथा वातावरण से भी प्रश्न आता है, अधिगम, पुस्तक और सृजनात्मकता, इनसे भी प्रश्न आते हैं। एक पुस्तक जरूर पूछी जाती है। ठीक है, पूछते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी है। सृजनात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 10 से 12 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सृजनात्मकता से संबंधित सारे विकल्प हमेशा सही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनमें से अगर तुक्का लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। इतनी सारी चीजों को हमें पढ़ना भी है 5 दिन के अंदर। ठीक, मूल्यांकन, ऐसा प्रश्न जहां मूल्यांकन करने की बात कही जा रही है तो वो विकल्प हमेशा सही होता है। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि से संबंधित आपको पढ़ना है, बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन आ सकता है आपका, या मानसिक आयु, शारीरिक, मानसिक आयु गुणा शारीरिक आयु गुणा 100 से भी क्वेश्चन आ सकता है, वही बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, या बुद्धि से संबंधित अन्य कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक, आनुवांशिकता, वातावरण, आनुवांशिकता, कुछ बच्चे के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित होती है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक, अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है।
पुस्तक एक जरूर पूछी जाती है और सृजनात्मकता से संबंधित 10 से 12 प्रश्न आते हैं, तो इसे भी आपको एक बार पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा ऑप्शन जहां सृजनात्मकता की बात कही जा रही है तो वही विकल्प हमारा सही होता है। ये बात रही हमारी पेडागोजी की। पेडागोजी के 75 प्रश्नों को इसके आधार पर आप 60 से 65 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद भाषा की, हिंदी भाषा है हमारी, ठीक। इसके बाद चाहे संस्कृत या अंग्रेजी हो, तो अगर आप हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी कोई भी आप ले रहे हैं तो इन दोनों में 15-15 जो क्वेश्चन आते हैं, 15 इसमें और 15 इसमें, वो आते हैं आपके पैराग्राफ से, ठीक है। तो पैराग्राफ में क्वेश्चन आपको छांटने को रहते हैं, पैराग्राफ से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन छांट सकते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, ठीक, हल करने के लिए। ये बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, बहुत कठिन नहीं है। स्थानीय मान से संबंधित होते हैं, संख्याओं से संबंधित होते हैं, सम विषम योगफल ज्ञात करने से संबंधित होते हैं, भाज्य भाजक भागफल से संबंधित होते हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप इन 75 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। ये हमारे 5 तरीके हैं सीटेट को पास करने के लिए। अब हम आपको अगला तरीका जो बताने जा रहे हैं वो आएगा हमारा 120 प्लस कैसे लाएं। तो अगला वीडियो देखना जरूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।